नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं लेक्चर 8 यानी जैसा कि हम इसमें जो लेक्चर बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उसमें देखें तो दिसंबर 2023 से लेकर के नवंबर 2024 तक यानी साल भर की घटनाएँ इसमें हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित इस दौरान जितनी भी महत्वपूर्ण परीक्षाएँ आयोजित की गई हैं, उनके प्रश्न पत्रों के हल सहित विस्तृत व्याख्या को हम लोग इन लेक्चरों में देख रहे हैं कवरेज के रूप में। और यह जो लेक्चर है या अंक है अति महत्वपूर्ण या उपयोगी होगा आगामी 22 दिसंबर 2024 को आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2024 के लिए। साथ ही ये आर एग्जाम 2023 के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण है। साथ ही अन्य राज्यों के एसपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, यूपीटीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आज की कड़ी में देखते हैं और यह जो है देखें तो सामान्य अध्ययन नगर एवं ग्राम नियोजन जो परीक्षा थी उसमें हम देखेंगे भाग 1 यानी पार्ट 1 सामान्य अध्ययन यानी जीएस के प्रश्न 1 से 50 तक जो प्रश्न इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं यानी इस लेक्चर में। और दूसरा पार्ट इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे, इसमें 1 से 50 प्रश्नों के हल सहित विस्तृत व्याख्या को देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि देखें आयोग जो है 3 जून 2024 को अपना संशोधित कैलेंडर जो जारी किया था उसके साथ देखें तो सहायक नगर नियोजन प्रारंभिक परीक्षा 2023 जो देखें तो 30 जून 2024 को आयोजित की गई थी। इस पर हम आज के अंक यानी 8वें लेक्चर में चर्चा करेंगे। इसके बाद देखें तो इसमें जो हम कवर कर चुके हैं वो ध्यान दें कि कौन कौन सी परीक्षाएं जो है लेक्चर के अंतर्गत कवर की जा चुकी है। तो सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा पर भी वीडियो का लेक्चर बनाकर अपलोड किया जा चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा, चिकित्सा होम्योपैथी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 इस पर भी वीडियो का अंक बनाकर अपलोड किया जा चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा, स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक पुरुष और महिला परीक्षा प्रारंभिक 2023 इस पर भी जो लेक्चर वीडियो के लेक्चर बनाकर अपलोड किया जा चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखें तो जो इस साल की जो पहली परीक्षा थी अपर निजी सचिव परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा जो कि 9 जनवरी 2024 को आयोजित की गई थी उस पर भी वीडियो बनाकर अपलोड किया जा चुका है। और यहीं जो परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं की हम चर्चा की हैं। शेष परीक्षाएं जो है तो देखें इसमें जो है 11 फरवरी 2024 को जो आर एग्जाम आयोजित किया गया था, पेपर आउट होने के कारण महत्वपूर्ण परीक्षाएं स्थगित हो गई थी या रद्द कर दी गई थी। तो जितनी परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं अब तक नवंबर 2024 तक उसको इस अंक में हम लेक्चर ग्रुप में कवर करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं सहायक नगर नियोजन प्रारंभिक परीक्षा 2023 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बाइलिंगुअल रूप में यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रिंटेड है और इसमें महत्वपूर्ण यह है कि आयोग के आंसर की से ही यह मिला हुआ है, इससे अलग से सर्च करके नहीं मिलाया गया है। तो इसमें 1 से 50 प्रश्नों का जो एक लेक्चर में कवर करने के लिए हम इसका विस्तार नहीं करेंगे, जैसा कि पूर्व के वीडियो में विस्तार यानी विस्तृत व्याख्या कर दे रहे थे। तो इसमें सीधे सीधे जो आंसर आयोग दिया उस पर थोड़ा बहुत उसको अपडेट कर देंगे जहाँ आवश्यक होगा, अन्यथा जो आयोग दिया उसी आधार पर हम आंसर को लिख सकते हैं। और यहाँ देखें तो यह आपका जनरल स्टडीज है, यहाँ जो इंग्लिश है और हिंदी है बाइलिंगुअल रूप में। तो पहला प्रश्न देखते हैं तो उनके में कौन सा सुमेलित नहीं है। क्षेत्रीकृत और क्षेत्र दिया हुआ है तो बिहू उत्तराखंड ये गलत है। ये असम का जो क्षेत्रीकृत बिहू है न कि उत्तराखंड का। शेष इसमें सही यानी चक्री जम्मू कश्मीर का है, लावड़ी महाराष्ट्र का, शोहर जो उत्तर प्रदेश का है। यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है, शोहर को याद रखना है। थोड़ा सा यूपी स्पेशल के अंतर्गत थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। तो देखें जो सोहर था उत्तर प्रदेश से संबंधित था। सोहर देखें तो अवध क्षेत्र इसमें लखनऊ के आसपास के क्षेत्र हैं। तो सोहर जो अवध का प्रसिद्ध लोकगीत है। और पूर्वांचल के लोकगीत में देखें तो कजरी, बिरहा, कहरवा, शोहर जिसको हमने देखा अवध का प्रसिद्ध लोकगीत है आदि आते हैं। चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से अपडेट कर देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोकगीत में देखें तो उत्तर प्रदेश के लोकगीत और उनके क्षेत्र राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन लोकगीतों का विभिन्न अवसरों, त्योहारों, कृषि कार्यों, धार्मिक उत्सवों और सामाजिक घटनाओं के दौरान गाया जाता है। यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों के क्षेत्रों का विवरण हम देख रहे हैं इसको। लेकिन यहाँ ध्यान दें कि कथक नृत्य यानी शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत कथक नृत्य भी उत्तर प्रदेश का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। यह एक उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द का अर्थ है कथा को नृत्य रूप में कथन करना, यानी कथा को नृत्य रूप से कथन करना। प्राचीन काल से कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता था। इसका वर्णन महाभारत में भी किया गया है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कथा और नृत्य से था। इस नृत्य के 3 प्रमुख घराने हैं, यानी जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना जो है ये शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित है। इसके बाद इन सबको भी देख सकते हैं। अपने मुख्य प्रश्न पर लौटते हैं, ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। तो इसमें देखें शोहर इसमें मुख्य प्रश्न था। तो क्षेत्र देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचलित विशेषकर पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में है। विवरण यह लोकगीत जन्मोत्सव के समय गाया जाता है, विशेष रूप से बच्चे के जन्म पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। इसके बाद कजरी को देख सकते हैं, बिरहा, आला, रासो, धमार। उत्तर प्रदेश के प्रमुख यहाँ से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर साल करीब 2250 मेले लगते हैं। तो मेलों के बारे में यहाँ दिखाया गया है, इसको भी देख सकते हैं, हालांकि इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। और यदि हम इसमें देख ही रहे हैं तो लोकगीत में देखें रागिनी, नौटंकी गीत, लावनी और बारामासा, भगत, झूला, चैती, धमार, रासो, आल्हा, बिरहा, शोहर और आपका कजरी जो है प्रमुख रूप से यहाँ के लोकगीत हैं। दूसरे प्रश्न चलते हैं, हालांकि विस्तार हम कर दे रहे हैं इसमें। तो यहाँ देखें दूसरा प्रश्न यह है निम्नलिखित में कौन सा आयोग में सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आयोग जो आंसर दिया उसे सर्च देखें तो बी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी प्रवरा नहीं है, जबकि साबरमती की सहायक वक्त्रक है, गोदावरी की सहायक शबरी है और कावेरी की सहायक भवानी है, लेकिन कृष्णा नदी प्रवरा नहीं है। दूसरे प्रश्न को भी अपडेट कर देते हैं, थोड़ा विस्तार भी हो जाएगा। तो इसमें देखें कृष्णा नदी दक्षिण भारत की यानी अपने भारत के दक्षिणी भाग में जो है महत्वपूर्ण नदियों को देखें तो इसमें कृष्णा नदी एक कृष्णा नदी है। इसमें देखें तो इसका उद्गम महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़
ऊंचाई समुद्र तल से 1337 मीटर पर होता है। ये बंगाल खाड़ी में गिरती है, यानी पूर्व की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। इनकी प्रमुख सहायक नदियों देखें तो भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, अमरावती है, कोयना है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, घाटप्रभा है, मालप्रभा है, यरला है, आदि है। यानी इसमें जो दिया था वह प्रवरा जो है वो देखिए गोदावरी यानी इसका उद्गम नासिक जिले महाराष्ट्र के त्रंबक गांव की पहाड़ी से होता है, बंगाल खाड़ी में भी गिरती हैं। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों देखें पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, शबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवरा या प्रवदा या वर्धा सहायक नदियाँ। कावेरी देखें तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी ऊंचाई समुद्र तल से देखें 1341 मीटर, बंगाल खाड़ी में भी गिरती हैं। इसमें महत्वपूर्ण है कि इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। इसे ध्यान रखना कि दक्षिण भारत की गंगा और इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, दोनों याद रखना। शिव समुद्र जलप्रपात से रंगपट्टनम एवं शिव समुद्र द्वीपों की उपस्थिति से इसका महत्व बढ़ जाता है। कावेरी के बारे में देखा। इसके बाद देखें ये सारी नदियाँ इसमें जो महत्वपूर्ण अपने देश की जो महत्वपूर्ण नदियाँ इसमें आप देख सकते हैं। इसमें ये नदियाँ जो हालांकि जो उसमें प्रश्न दिया गया तो उसी को मैं देखने का प्रयास किया। नदियों को देखना चाहें देख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण रूप से देखें तो माही नदी को देख सकते हैं जो कर्क रेखा 2 बार काटती है। धार जिला मध्य प्रदेश के झोरा में मेहल झील में खंभात खाड़ी में। इस पर बजाज सागर बाग बांसवाड़ा बनाया गया। शिवलूनी नदी को देख सकते हैं। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, यानी यह जमीन पर ही शुरू होती है, जमीन पर ही इसका अंत हो जाता है। जो इसकी प्रमुख जोवाई, सुकरी एवं जो जीरा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद इन नदियों को यहाँ देख सकते हैं। भारत की जो महत्वपूर्ण नदियाँ उन सबको देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं। यह नदियाँ यहाँ पे हैं। जैसे कि देखिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ मध्य प्रदेश से ही उद्गम होती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को जो है नदियों का मायका कहा जाता है। अपना देश देखें तो यह प्राकृतिक रूप से संपन्न नदियाँ महत्वपूर्ण रूप से इसको देखा जा सकता है यहाँ पर। और भारत की सबसे लंबी नदी देखें तो गंगा जी हैं। इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं। गंगा नदी देखें तो ये भारत में इनकी लंबाई देखें तो 2525 मीटर है, सॉरी किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से इनका उद्गम होता है, बंगाल खाड़ी में भी गिरती है। इनकी सहायक नदी देखें तो गंगा, भागीरथी, अलकनंदा नदियों का यानी गंगा जी जो हैं वो भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। मिलन स्थल द्वीप्रयाग है। गंगा नदी नहीं बल्कि एक नदी तंत्र है, यानी गंगा जी जो है वह गंगा नदी तंत्र है। इसमें बाएं से गंगा मिलने वाली जो नदियाँ या सहायक नदियाँ हैं और दाहिनी तरफ से गंगा मिलने वाली सहायक नदियाँ उसमें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसमें देखें दाहिने से गंगा मिलने वाली नदियों में आपकी यमुना है, यमुना जो कि महत्वपूर्ण नदी की यानी से यमुना जी हैं। यानी बाएं तरफ से देखें नदियाँ जो हैं जो मिलती हैं गंगा जी में, उसमें कोसी नदी है और इसके कोसी नदी जो कि बिहार का श्रोक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गंडक नदी है, घाघरा नदी है, रामगंगा नदी, दामोदर नदी है, इत्यादि नदियाँ जो है ये गंगा जी के में गंगा बाएं से मिलती हैं। और दाहिनी तरफ से देखें तो ये यमुना जी मिल ही रही हैं। यमुना जी की सारी सहायक नदियाँ मिलती हैं। इसके बाद सोन नदी भी गंगा जी में जो है वह दाहिनी तरफ से मिलती है। हालांकि इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ज़्यादा विस्तार हो रहा है। तो ये सारी नदियों को हम देख सकते हैं यहाँ पर। गंगा जी पर चर्चा चली रही, थोड़ा सा और ऐड कर ही लेते हैं इसमें। तो ध्यान देखें कि गंगा जी के किनारे जो 2 महाकुंभ मेला लगते हैं। पहला देखें तो उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा जी के तट पर जो है महाकुंभ मेला लगता है। और इसके बाद देखें तो अभी जो 2025 में जो लग रहा है 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक जो लगेगा प्रयागराज संगम, यानी जो इलाहाबाद में है वह या प्रयागराज में है वह गंगा यमुना और अदृश्यवस्ती के संगम पर जो है महाकुंभ का मेला का आयोजन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद देखें तो गोदावरी पर हमने चर्चा किया था, जिसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। यानी दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी थी, लेकिन दक्षिण गंगा जो थी आपकी गोदावरी थी। वहाँ पर भी जो है देखें तो गोदावरी के तट पर जो है वो आपका यानी नासिक में महाकुंभ का मेला लगता है। इसके बाद क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में मध्य प्रदेश में भी महाकुंभ का मेला लगता है। इसके बाद देखें तो उत्तर प्रदेश में गंगा जी की स्थिति को देखें तो यह उत्तर प्रदेश के 28 जिले, देखें उत्तर प्रदेश में कितने जिले, 75 जिले हैं, तो उसमें से 28 जिलों में जो है गंगा जी प्रभावित होती हैं। और भारत के 5 राज्यों से गंगा जी प्रदेश यानी प्रभावित होती हैं। उसमें देखें तो महत्वपूर्ण रूप से जो है उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इसके बाद झारखंड है। और गंगा जी जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर यानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं गंगा जी। और उत्तर प्रदेश की भी सबसे लंबी नदी गंगा जी है और भारत की भी सबसे लंबी नदी गंगा जी है। यानी 5 जो हमने देखा कि राज्यों में गंगा जी प्रभावित होती हैं, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में जाती हैं। तो 5 जो स्टेट हमने देखा उसमें आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। प्रश्न चलते हैं, अब इसको विस्तार नहीं करेंगे, अन्यथा ज़्यादा विस्तार हो जा रहा है। 50 प्रश्न आज की वीडियो इस लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा, और तो इसलिए इसको हम केवल आंसर पर ही विशेष ध्यान देते हैं। हालांकि चूंकि आंसर इसमें दिया हुआ है तो इसमें चर्चा जिसका विस्तार करना होगा आवश्यक वहाँ कर लेंगे। लेकिन यहाँ देखते हैं तीसरे प्रश्न में पठारों से किसे अंतःपर्वतीय पठार माना जाता है? विच आर दी फॉलोइंग प्लेटू इज कंसिडर एज इंटर माउंटेन प्लेटू। तो यह आपका यही है, तिब्बतियन पठार जो है ये अंतःपर्वतीय पठार है और शेष जो है अंतःपर्वतीय पठार नहीं है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। किस भारतीय खगोल शास्त्री को पॉलिश तथा रोमन सिद्धांतों के व्याख्या का उन्हें सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है? यानी सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है तो वे लाट देव जी हैं। यानी ये क्या है? भारतीय खगोल शास्त्री हैं जिनको पॉलिश तथा रोमन सिद्धांतों की व्याख्या करने में सर्व सिद्धांत गुरु के नाम जाना जाता है, लाट देव जी को। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो संख्या क्या है जो निम्नलिखित अनुक्रम के बाद आएगी? तो इसका आंसर 75 है।
यानी 75 है। कैसे इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, हालांकि इसके आंसर भी पता कर चल सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जानकारी के रूप में ऐड कर लेते हैं। तो इसमें यह है कि 2 गुणे 2 प्लस 1 है, यानी 5 हो जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद जो है 5 गुणे 2 ऋण 1, तो ये 9 हो जाएगा, यानी एक बार 2 का गुना करने के बाद जोड़ा जाएगा, यानी क्रम से एक बार घटाया जाएगा। इसके बाद 9 है, 9 में 2 गुना कर देंगे, अब घटाया जा चुका है, इस बार जोड़ देंगे, तो 18 19 हो जाएगा। इसके बाद आपका 37 आता है, 37 गुणे 2 इस जोड़ा गया, इस बार घटाएंगे, 37 गुना, यानी यहाँ देखा जाए तो आपका पहले 19 भी है, हमने डायरेक्ट 37 को ला दिया। 19 को देखें तो 19 गुणे 2 कर देंगे और यहाँ पर 1 घटा देंगे, तो यह हो जाएगा 19 गुना 38, 1 घटा देंगे 37। फिर 37 की बारी आएगी तो 37 गुणे 2 धन 1 होगा, तो 37 गुना 74 1 75, इसका 75 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 6 नंबर, राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। यानी ध्यान रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च इज लोकेटेड, यानी राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान जो है यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखें, ये भी मैथमेटिक्स संबंधित है, बहुत ही आसान है। इसमें कह रहा है किसी ब्याज की दर से, यानी ब्याज की दर इसमें पूछ रहा है, किसी ब्याज की दर से आपका धन यानी मूलधन दिया है 31,250 रुपये की धनराशि 1.5 वर्ष में, यानी 1 से 1/2 वर्ष में 35,152 रुपये, यानी मिश्रधन कितना इसका हो गया? 35,152 रुपये इसका मिश्रधन हो गया है। जबकि ब्याज प्रति छमाही जोड़ा जाता है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो यदि सामान्य प्रक्रिया हो, यानी सामान्य स्थिति हो, तो जो ब्याज होता है, यानी साधारण ब्याज होता है, वो होता है PRT/100 होता है सामान्य स्थिति में ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट रेट होता है PRT, P प्रिंसिपल R रेटेड T टाइम बाई 100 होगा सामान्य स्थिति के लिए। लेकिन यदि छमाही या चौमाही या तिमाही कर देता है, वार्षिक न करके छमाही करेगा, तो याद रखना है कि जो समय रहेगा, समय में 2 का गुणा करेंगे और दर जो होगा उसका आधा कर देंगे। यह स्थिति छमाही के लिए है, सामान्य स्थिति के लिए, सामान्य स्थिति बनाने के लिए, यानी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए समय में 2 का गुणा कर देंगे, दर का आधा कर देंगे छमाही के लिए। तिमाही कहेगा तो यहाँ पर जो है आपका, यानी जो वर्ष है वह 4 भागों में बढ़ जाएगा, 3-3 महीने के हिसाब से 4 3 12 हो जाएगा, तो समय में 4 का गुणा कर देंगे। तिमाही होगा तो समय में 4 गुणा कर देंगे और दर में 4 की भाग कर देंगे। और यदि आपका चौमासिक कर देता है, तिमाही न करके चौमासिक कर देता है, तो 4 के 3-3 हिस्से बनेंगे, तो समय में 3 का गुणा करेंगे और दर में 3 का भाग कर देंगे। तो इस हिसाब से देखें यहाँ पर जो आपका है, यानी ये रहा आपका ब्याज निकाल सकते हैं, यानी ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, 35,152 में से आप घटा देंगे 31,250 रुपये, यानी यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 0 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, और यहाँ आपका बचा 4 3 3,902 रुपये इसका ब्याज हुआ। यह ब्याज हुआ। समय देखें कितना है, 3/2 वर्ष है, इसको वार्षिक बनाने के लिए 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 वर्ष, 3 वर्ष इसका वार्षिक हो गया। और इसमें दर पूछ रहा है, दर जो होगी वह जो भी दर होगी उसको आधा हम लेकर, यानी जो भी रहेगा उसका आधा कर देंगे। लेकिन सामान्य स्थिति में ब्याज दर इसमें पूछ रहा है कि सामान्य स्थिति में ब्याज दर क्या है, ब्याज की दर वार्षिक क्या है। तो यहाँ पर जो दर रहेगी, चूंकि आंसर 8 है, तो जो दर यदि यहाँ दिया रहता तो ये आपका जो होता, यानी देखा जाए, यानी दर जो होता है यहाँ दिया होता तो ये 16 होता, और वार्षिक रूप जब इसका निकालते तो हम इसका आधा कर देते हैं, 8% हो जाता। तो इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसको हम कैलकुलेट नहीं करें, यानी इसमें हमें दर निकालना है, तो दर इक्वल टू जो हम जानते हैं कि हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे आपका हो जाएगा मूलधन, यानी P/T हो जाएगा। सारे मान इसमें दिए हैं, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यह जो दर है आपका 8% प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में अशोक धर्माशोक के नाम से वर्णित है? यानी ऊपर वाले प्रश्न को एक और तरीका लगाने के, यदि आप उस कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका आप लगा सकते हैं। क्योंकि दर दिया हुआ है और यहाँ पर आपका जो है, यानी दर दिया हुआ नहीं बल्कि आप कह सकते हैं यहाँ पर जो है समय 3 वर्ष है, क्योंकि हमने दुगना कर दिया, और आपका जो है इसमें मूलधन प्राप्त है, समय प्राप्त है, यानी इसमें ब्याज आप निकाल सकते हैं। ब्याज चूँकि यहाँ पर आप माइनस करके देखें कि 3902 आया है, तो ब्याज आप निकालना चाहें तो पी का मान क्या है 31,250 है, समय इसमें 3 है, दर इसमें से कोई आप, चूँकि बहुत बड़ी संख्या नहीं, बटे 100 करना है, तो इसमें आप प्रत्येक मान को रख करके, यानी जो भी मान है, छोटे छोटे सारे मान है, रख करके कैलकुलेट करेंगे तो आपका 3902 जिस पर भी आ जाएगा आंसर सही हो जाएगा। एक तरीका यह भी आपके पास है, यदि बहुत लंबी गणना नहीं करना चाहते हैं, साधारण करना चाहते हैं, तो इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 8वां नंबर देखते हैं। किस अभिलेख में अशोक धर्माशोक के नाम से वर्णित है? ये पहला ये कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख में जो अशोक है वह धर्माशोक के नाम से वर्णित है। तो ये अपडेट कर देते हैं, थोड़ा विस्तार तो हो ही जाएगा, इसमें देख लेते हैं। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें देख सकते हैं। जस्टिन ने सेंड्राकोस और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया। सेंड्राकोस जस्टिन स्ट्रेबो एरियन ने कहा है। सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व को पराजित किया। एपियानस द्वारा उल्लेख है सेल्यूकेटर की बेटी कार्नेलिया हेलेना से विवाह और कांधार, हेरात, काबुल और मकरान प्रांत की प्राप्ति। ये सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। यानी इसमें देखें तो जैन धर्म दीक्षा भद्रभाव से चंद्रगुप्त मौर्य, शेगौरा ताम्रपत्र तथा महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त से संबंधित अकाल राहत का जिक्र, मृत्यु श्रवण वेल गौरा कर्नाटक शंखलेखना विधि से महाबोधि वंश के अनुसार राजकोट से संबंधित था। वहीं कथा सरित सागर तथा बृहत था मंजारी में शुद्ध उत्पत्ति मानी गई है। इसके बाद ये देखें तो आपका जो है इसने तक्षशिला में 2 विद्रोहों को दबाने हेतु सुसीम और अशोक को भेजा चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ देखें
यानी ए बिंदुसार। तारकनाथ बौद्ध विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है। मूल रूप से हम मौर्य काल में चलते हैं तो अशोक जो यहाँ पर चूंकि जो प्रश्न अशोक से संबंधित है तो इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ अशोक में देखें तो यह आजीविक संप्रदाय का अनुयायी सीरियाई राजदूत डार्निकस आया था। एंटीओकस से दार्शनिक सूखी अंजीर तथा मीठी मदिरा की मांग। भारत में शिलालेखों की शुरुआत की अशोक के अभिलेख 1837 में सर्वप्रथम जिस विश्व में पढ़े मास की गुजरात नेतृत्व था गोलम के लेखों में अशोक का नाम मिलता है। बराबर की पहाड़ियों में कर्ण चौपार सुदामा था विश्व झोपड़ी का निर्माण आजीविकों हेतु वहीं नागार्जुन गुफा दशरथ ने की थी। अशोक के 7वें अभिलेख में आजीविकों को उल्लेख अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संगमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु 84 स्तूपों का निर्माता बौद्ध परंपरा के अनुसार है। इसमें देखें तो अब अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग राजधानी तोसली पर आक्रमण 13वां शिलालेख में वर्णन है। मित्र राजा फिलाडेल्फस टालमी सेकेंड ने डियोनिसियस को अशोक के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती उज्जैनी का उपराजा था। 669 ईसा पूर्व राजफलेक 273 ईसा पूर्व में राजाओं ने पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। निग्रो द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला का वर्णन दीपवंश महावंश में उपगुप्त से बौद्ध से दीक्षा प्राप्त में दिव्यान वर्णन है। तो मगध साम्राज्य एवं समकालीन राजनीति मौर्य काल देख सकते हैं 321 से 185 ईसा पूर्व तक है और ये महत्वपूर्ण इसमें जो है शासक है। जो है जो प्रश्न संबंधित है उसमें देख लेते हैं। अशोक के स्तंभ लेख जो 7 हैं केवल ब्राह्मी लिपि में 6 अलग स्थानों से प्राप्त हैं। प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी से अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। दिल्ली टोपरा फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली ला गया। दिल्ली मेरठ फिरोज शाह दिल्ली लाया। रामपुरवा चंपारण बिहार खोज कार लायल द्वारा। लौरिया और राजपुरी चंपारण में। लौरिया आनंदगढ़ पश्चिम चंपारण में। शिलालेख में 14 विभिन्न शिलालेखों का समूह 8 स्थानों से प्राप्त है। शिलालेखों में ब्रह्मी खरोष्ठी ग्रीक एवं राय लिपि का प्रयोग है। सगोरा ताम्र गोरखपुर तथा महास्थान अभिलेख बोगरा बांग्लादेश प्राकृतिक भाषा में ब्रह्मी लिपि में लिखे गए। शिला खोज 1750 में टी फ्रेंथालर द्वारा की गई। इसके बाद ये भी देखा जा सकता है अशोक के यहाँ पर देख सकते हैं रानी का अभिलेख जिसमें यह है, हालांकि यहाँ पर इसमें नहीं लिखा है। रानी का अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख है। रुनदेई अभिलेख अशोक कालीन सबसे छोटा स्तंभ लेख, इसमें भू राजस्व का वर्णन। पृथक शिलालेख धौली एंड जौड़ यानी सब जानकारी इसमें धौली अभिलेख यह लिखा गया है। जौगढ़ अभिलेख ये सारी जानकारी देख सकते हैं। शिलालेख वेरी इंपॉर्टेंट है। में यौन शासकों टालमी सेकेंड अलेक्जेंडर एटियोटिक सेकेंड मत का उल्लेख है। भारतीय समाज में बराबर। इसके बाद मेगास्थनीत की किताब इंडिका इसमें नगर प्रशासन को इसमें देख सकते हैं। सारी जानकारी इसमें दी गई। थोड़ा इसमें विस्तार कर दिया इसको देखा जा सकता है। जानकारी अभी देखना चाहें देख सकते हैं, हालांकि इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। यानी इससे मौर्य काल से पहले के वंश हैं, इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। तो इसमें रीजनिंग संबंधी है, इसको अब ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे, इसका केवल आंसर देकर चलते हैं। देखिए इसमें है कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है जबकि मेरी बहन मेरे भाई से 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ तो मेरा जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था? इसका सही आंसर गुरुवार है यानी थर्सडे है। नेक्स्ट 10वें प्रश्न चलते हैं। तो ये आपका है निम्नलिखित, यानी इसको आप लगा सकते हैं। इसको बहुत ही साधारण रीजनिंग है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 10वें प्रश्न निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही, इसमें ध्यान रखना, सही पूछ रहा है। यह भंग नहीं की जा सकती, यह भंग नहीं होती है। इसका कार्यकाल देखें, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद एक तिहाई सदस्य कार्यकाल समाप्त होता है। ये दोनों स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं। जबकि इस कार्यकाल 5 वर्ष दिया है, यहाँ चक्कर जरा से यानी गलत हुआ। इसके सदस्य 25 वर्ष के आयु के नहीं होंगे। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। 25 नहीं 30 वर्ष से, यानी जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो 30 वर्ष की आयु कम नहीं होनी चाहिए। तो ये गलत हो गया। इस प्रकार से एक दिन सही है। अगला देख लेते हैं। यानी 11वां प्रश्न आपका है, किस देश ने 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में शामिल होने के लिए एक औपचारिक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? तो ईरान है। इसमें ध्यान दें कि एससीओ का जो 23वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो भारत की मेजबानी में किया गया था। तो देखें 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान आधिकारिक तौर पर 9वें सदस्य देश के रूप में एससीओ में शामिल हो गया। तो यानी यह ध्यान रखना है कि जो है 23वां शिखर सम्मेलन जो है भारत में आयोजित किया गया था वर्चुअल माध्यम से। यानी इसमें ध्यान दें कि भारत जैसे 2017 में अस्थाना शिखर सम्मेलन में एससीओ का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। भारत और पाकिस्तान दोनों को 2023 में पहली बार समूह की अध्यक्षता किया। 2023 में एससीओ के समूह में अब देखें तो 9 देश शामिल हो गए यानी 23 के दौरान। हालांकि 24 में इसमें एक और देश जो है वह बेलारूस शामिल हो गया, तो कुल 10 सदस्य हो गए। उसको आगे हम देखेंगे। तो एससीओ 23 में से एससीओ शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें इसमें दी गई हैं। इसमें दिल्ली घोषणा पत्र, इसको देखा जा सकता है, सारी जानकारी इसमें अगला देख लेते हैं। तो अगला यह है कि हाल ही में कजाकिस्तान के अस्थाना में 2024 संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ और पूरे क्षेत्र को नेता एकत्र हुए। भारत ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई था। विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री का संदेश दिया जिसमें आतंकवाद से मुकाबला करने तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने का प्रमुख प्राथमिकता बताया गया। इसमें भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया। ध्यान देना इसमें महत्वपूर्ण यह है कि अगला जो होगा यानी 24 हो गया, 25वां देखें तो जो नेक्स्ट यानी एससीओ की अध्यक्षता संभालेगा कौन? रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना जो होगा 2025 में जो एससीओ होगा उसकी अध्यक्षता जो है चीन संभालेगा। और एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी को नियुक्त किया गया। एससीओ की पर्यटन राजधानी जो है यह आपका चाइना हो जाएगा। और 2023 में क्या थी? वाराणसी एससीओ की पर्यटक राजधानी थी। और 24 में क्या था? वो अस्थाना का जो है शहर वह पर्यटक राजधानी थी। इसमें देख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण रूप से यह है कि देखें तो बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य, इसमें एससीओ शिखर सम्मेलन जो अस्थाना में किया गया 10वां सदस्य बना। हालांकि हमने 9वें सदस्य ईरान के रूप में हम इसको थोड़ा विस्तार कर दिए हैं। तो यह 10वां सदस्य कौन बना? बेलारूस बना है। अस्थाना घोषणा देखें, अस्थाना में 24वें शिखर यानी एससीओ शिखर सम्मेलन अस्थाना घोषणा को अपनाया गया जिसमें ऊर्जा सुरक्षा व्यापार वित्त और सूचना सुरक्षा पर 25 की मंजूरी दी गई।
इसमें देख सकते हैं एससीओ के सदस्य राष्ट्र 2025 तक एससीओ विकास रणनीति को अपनाने, जिसमें आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद का मुकाबला करने में दवा यानी सबसे जानकारी इसमें दी गई, इसको देख सकते हैं। जानकारी को और अपडेट कर सकते हैं कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ के शासनाध्यक्षों, ध्यान रखना कि इस्लामाबाद पाकिस्तान में भी एससीओ के संगठन यानी संयुक्त शासनाध्यक्षों की बैठक इस्लामाबाद में आयोजित की गई। इसमें देखें तो आपका भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस और 6 अन्य सदस्यों ने भाग लिया, कुल 10 देशों ने। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक के लिए इस्लामाबाद गए, जो 9 वर्षों उनकी पहली विदेश यात्रा थी, यानी किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की 9 वर्षों बाद पहली यात्रा थी। इससे पहले जो भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी वो गई थी। तो इस सारी जानकारी इसमें दी गई। नीचे पाकिस्तान में भी इसका आयोजन किया गया था। प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर इसमें है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखें इसका आंसर जो है ए है। ए का मतलब सबसे पहले देखें सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है, फिर इसके बाद 2 है अशोक का कलिंग पर युद्ध होता है, इसके बाद 3 है शक संवत, इसके बाद गुप्त संवत स्टार्ट होता है। गुप्त संवत देखें तो 320 है, यानी गुप्त संवत जो है सबसे लास्ट में इसमें है, गुप्त संवत 320 है। शक संवत देखें तो ये आपका 78 ईस्वी में है, ये भी ईस्वी में है। और ये दोनों घटनाएं सिकंदर का भारत पर आक्रमण और अशोक का कलिंग पर आक्रमण जो है ईसा पूर्व की घटनाएं हैं। यानी इसमें ध्यान दें कि सिकंदर पर भारत का आक्रमण जो शुरू होता है वो 326 ईसा पूर्व में भारत पर विजय का अभियान शुरू करता है। और सिकंदर जो है स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। और अशोक का कलिंग पर आक्रमण देखें तो अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष यानी लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यानी वो राजगद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व में अशोक जो है बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी बैठा और उसके 8 साल बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। अगला देखते हैं। अगला जो 13 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? तो यह 20 का आंसर है, यानी 18 जून 2001 में शुरू की गई। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में शुरू की गई। इसका विस्तार नहीं करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ 14 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? सही इसमें बी है कि मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड के घोल से कैल्शियम को विस्थापित करता है। यानी मैग्नीशियम जो है ये कैल्शियम क्लोराइड का जो घोल होगा से कैल्शियम को यानी इस कैल्शियम को हटा देगा, तभी हम कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, यानी कैल्शियम मुक्त हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये इसका सही रहा, सही कथन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत साधारण प्रश्न है, यानी बाइलिंगुअल आप इंग्लिश देखते चलिएगा। इसमें देखें तो √27 माइनस 9/√3 माइनस √1/9 प्लस √1/27 का घनमूल निकालना है। यानी ये दोनों सुनना है, ये भी सुनना है, इसका मान निकालेंगे तो ये 9 की 27 यानी इसको 9 × 3 लिख सकते हैं। तो 3 × 3 हो जाएगा और इसमें ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे तो ये 9 × 3 नीचे 3 हो जाएगा। तो 3 से कट जाएगा, नहीं सब कट जा रहा है इससे। और इसका निकालेंगे तो 1/3 है माइनस के रूप में और इसका निकालेंगे तो 1/3 ये भी करेंगे, सुनना इसका आंसर है। 16 नंबर देखिए। 16 नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बैला खान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लॉ ऑयस के लिए। इसको भी अपडेट कर देते हैं कि बैला जो खान है यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लॉ ऑयस के आयरन ओर के लिए है। और यह बैला जो खान है ये छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों पर है, छत्तीसगढ़ में स्थित है बैला खान, जो कि लॉ ऑयस के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दें कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ एकमात्र यानी छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य जो टीन का उत्पादन करता है। टीन खनन से संबंधित सभी कंपनियां जो छत्तीसगढ़ में है वे दांतेवाड़ा में स्थित हैं। थोड़ी सी और जानकारी ऐड कर दें तो यह धात्विक खनिज यानी धातु वाले जो खनिज हैं का प्रमुख स्रोत जो आग्नेय शैल है, यानी जो प्रथम शैल आग्नेय शैल है उसमें जो होता है धात्विक खनिज पाए जाते हैं। जबकि परतदार जो चट्टानें होती है इसमें मुख्यतः कोयला और पेट्रोलियम जैसे अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। परतदार जो चट्टान होते हैं उसमें अधात्विक खनिज कोयला पेट्रोलियम, जबकि धात्विक खनिज जो होते हैं वो आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं। ध्यान दें कि भारत में जो गोंडवाना शैल है में भारत में कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है और गोंडवाना जो शैल है भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है। यानी देखें जो चट्टान प्रणाली भारत में है उसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं जिसमें ये जो सोना और आयरन मैग्नीज इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद जो होता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ के बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद देखें बिंद क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जिसमें चूना पत्थर बलुआ पत्थर इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें सबसे बाद यानी सबसे नवीन है, इसी में कोयले का विशाल भंडार भारत में है। लौह अयस्क में देखें, थोड़ा सा अपडेट करें इसको। लौह अयस्क उत्पादन में पहले स्थान पर उड़ीसा है, यानी लोहा का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा करता है। इसके बाद देखें छत्तीसगढ़ है, यानी छत्तीसगढ़ में हमने देखा इस खान को। इसके बाद जो आपका है वह कर्नाटक है, इसके बाद झारखंड है। जबकि भंडारण की दृष्टि से देखें सर्वाधिक जो भंडार है पहले स्थान कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा है। जबकि कोयला प्रोडक्शन यानी कोयला के उत्पादन में भारत के 5 राज्यों को देखें तो सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन जो करता है वह छत्तीसगढ़ करता है, फिर इसके बाद उड़ीसा करता है, फिर झारखंड करता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर अदर करते हैं। जबकि कोयले के 5 शीर्ष यानी 5 जो राज्यों में देखें भंडार के दृष्टिकोण से तो उसमें झारखंड पहले स्थान पर है, कोयले का भंडार सर्वाधिक है। इसके बाद उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अपडेट नहीं, इसको ज़्यादा विस्तार हो जा रहा है, प्रश्न समाप्त भी करना है। तो यहाँ देखें तो यह आपका है 17वां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो NFSM 2007-8 से शुरू किया गया जिसका उद्देश्य चावल, गेहूँ, दालों का उत्पादन बढ़ाना है, यानी सही है।
NFSM 28 राज्यों के 623 जिलों में 2014-15 से लागू, यानी अभी सही, दोनों कथन सही है, यानी कथन 1 का 2 दोनों सही है। इसको विस्तार नहीं करते, आगे देख लेते हैं इसमें। अगला 18 नंबर प्रश्न यह है कि अगस्त 2023 में से किस देश ने मेडिकल प्रोडक्शन रेगुलेशन के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो सूरीनाम ने किया है। तो यह देखें तो प्रश्न आपका 30 जून 2024 को यह पेपर आयोजित किया गया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, यानी इसके करंट अफेयर्स भी अपडेट करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, इसमें देख सकते हैं। एंड 19 नंबर प्रश्न देखें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के कुल कृषि निर्यात में उनके कृषि उत्पादों को उनके अंश के अनुसार घटते क्रम में लिखे। घटते क्रम का मतलब सबसे ज़्यादा पहले रहेगा, यानी सबसे ज़्यादा भारत ने कृषि निर्यात किसका किया है? तो वह चावल का किया है। दूसरे स्थान पर जो मसालों का किया है, तीसरे स्थान पर जो किया है वह तंबाकू किया, और सबसे कम जो है वह आपका जो है कॉफ़ी किया है, यानी इसका सी आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपका है निम्नलिखित विद्रोहों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला विद्रोह जो इसमें है, सबसे पहले विद्रोह बागपत विद्रोह होता है, दूसरे स्थान पर मुजफ्फरनगर विद्रोह होता है, इसके बाद जो है अलीगढ़ विद्रोह, और सबसे लास्ट में जो है सहारनपुर विद्रोह होता है। इस विकल्प के हिसाब से इसमें जो समय अवधि काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो इसका सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 21 से किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ाने तथा चौड़ाई 4 किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ाने तथा चौड़ाई 4 मीटर कम करने से उसका क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर कम हो जाता है। यदि उसकी लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ाने से उसका क्षेत्रफल 88 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। आयत की लंबाई चौड़ाई, बहुत ही आसान प्रश्न है, यानी आयत यह होता है इसके हम सामने को जाएं बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो तो उसे आयत कहते हैं। याद रखना है कि उसका क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और परिमाप यदि निकालना हो तो सही भुजाएं को जोड़ देते हैं, यानी ब्रैकेट में, यानी 2a 2b या 2a + b उसका जो परिमाप होता है, चारों तरफ उसको माप दिया जाएगा तो परिमाप हो जाएगा। तो इसको रखकर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है 43 है, यानी इसको आप लगा सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा एक BCCI की वित्तीय वर्ष 2018-2022 के मध्य अधिकतम कमाई के सही सम्मिलित नहीं, ध्यान रखना इसमें नहीं है BCCI, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, करा उसके जो 18 से 22 यानी जो ये 4 वर्ष का समय, इसमें मध्य अधिकतम कमाई का सही सम्मिलित नहीं, यानी किसमें सही नहीं कमाया है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय से निधि या अनुदान से यह ज़्यादा नहीं कमाया है, शेष में इसने कमाया है, ICC के राजस्व भागीदारी से कमाया है, प्रावधान सौदे से कमाया है, मीडिया अधिकार से कमाया है। 23 नंबर देखें तो इस नंबर प्रश्न यह है निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखना इसमें नहीं पूछ रहा है। तो ये अंतरस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन्स हैं, तो वृषण यानी टेस्टिस जो होता है उसमें ये हार्मोन्स नहीं होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं पाया जाता, जबकि एंड्रियल ग्रंथि में यह हार्मोन्स है, पैराथाइड ग्रंथि में यह हार्मोन्स है, पीयूष ग्रंथि में यह हार्मोन्स है। इसमें ध्यान दें कि जो थोड़ा सा अपडेट इसको कर लेते हैं कि जो जिनोट्स या जनन ग्रंथियाँ होती है 2 होती हैं, एक जो होती है टेस्टाइज यानी वृषण होता है जो पुरुषों में पाया जाता है, और इससे संबंधित जो हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन जो होता है नर हार्मोन्स होता है, ये इसमें हार्मोन्स नहीं है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वृषण में हार्मोन्स पाया जाता है और ये नर हार्मोन्स हैं। इसके बाद ओवरी अंडाशय होता है जो कि फीमेल में यह जनन ग्रंथि पाई जाती है। जो ओवरी है या फीमेल जनन ग्रंथियाँ उसमें देखें तो 3 तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक जो होता है एस्ट्रोजेन होता है, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन होता है, और तीसरा रिलैक्सिन होता है। 3 प्रकार के हार्मोन्स जो होती है वो फीमेल ओवरी ग्रंथियों में पाई जाती है या जनन ग्रंथि में पाई जाती है। इसमें ध्यान दें कि शरीर में 2 तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक बहिस्रावी ग्रंथियां, एक अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो बहिस्रावी ग्रंथियां देखें तो नलिका युक्त होती हैं, इसमें एंजाइम का स्राव होता है, ये मूलतः प्रोटीन होते हैं, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां देखें तो ये नलिका विहीन ग्रंथि होती हैं, इसमें हार्मोन्स का स्राव होता है, यानी जो अंतःस्रावी होती है नलिका विहीन होती है उसमें हार्मोन्स का होता है, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती है इसमें एंजाइम होते हैं, नलिका युक्त होता है और इसमें प्रोटीन होता है। हार्मोन्स देखें तो हार्मोन्स ब्लड के द्वारा बहते हैं, इसमें स्टेरॉइड या प्रोटीन होते हैं, व्युत्पन्न यानी इसकी उत्पत्ति वसा से होती है। हार्मोन्स में अंतःस्रावी ग्रंथि नली विहीन होती है, और हार्मोन्स का उत्तेजनकारी हार्मोन्स जो एक उत्तेजनकारी पदार्थ है, यानी हार्मोन्स जो है एक उत्तेजनकारी पदार्थ है। इसमें ध्यान दें कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके बारे में थोड़ा अपडेट करने लगे, हार्मोन्स तो यही है। एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल ग्रंथि जो होती है इसको फोरियस यानी लड़ो और उड़ो या इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दें कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। कहने का सही हुआ कि बहिस्रावी ग्रंथि में एंजाइम होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन्स होते हैं, जबकि मिक्स ग्लैंड भी होती है, यानी मिक्स ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे अग्नाशय है, अग्नाशय मिक्स ग्रंथि होती है, इसमें एंजाइम और हार्मोन्स दोनों होते हैं अग्नाशय में। थोड़ा सा और देखना चाहें तो शरीर में जो ऊपर से नीचे यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नाम यदि देखना चाहें तो सबसे पहले पीयूष ग्रंथि है, इसके बाद पीनियल ग्रंथि, इसके बाद थायराइड ग्रंथि, फिर पैराथायराइड ग्रंथि है, फिर थाइमस ग्रंथि है, फिर एड्रोनल ग्रंथि है, इसके बाद देखें तो आपका जिनोट्स यानी जनन ग्रंथि है, इसके बाद अग्नाशय या पैंक्रियाज है सबसे लास्ट में नीचे के क्रम पर। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो इसमें सीधा सीधा यह प्रश्न देखिए आकृति त्रिभुज संख्या कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें 28 यानी 28 है, इसको आप काउंट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो यह 25 नंबर प्रश्न में से गर्म महासागर धारा कौन सा है? तो यह अटलांटिक यानी उत्तरी अटलांटिक धारा जो है अटलांटिक महासागर की गर्म धारा, जबकि लैब्राडोर धारा, कैंट्री धारा ये जो ठंडी धाराएं हैं। यानी इसमें थोड़ा इसका विस्तार कर लेते हैं। तो देखें अटलांटिक महासागर की जो गर्म धाराएं हैं, क्योंकि जो उत्तरी अटलांटिक धारा यह है यह आपका जो है गर्म धारा है, यानी उत्तरी अटलांटिक धारा जो है गर्म धारा है किस महासागर की? तो ये अटलांटिक महासागर की ही गर्म धारा है। तो इसमें जो गर्म धाराएं उसको देखते हैं, अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं कौन कौन सी है? तो वो आपका उत्तरी विस्वती जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, फ्लोरिडा जलधारा है, दक्षिणी विस्वती जलधारा है, ब्राजील जलधारा है, विपरीत विस्वती गिनी जलधारा है,
इरमिंजर की धारा जो है यह अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं हैं। और जबकि देखें जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं तो ये 6 हैं, जिसमें इसमें 3 दिया है। लेब्राडोर की धारा है, कैनरी धारा है, यानी लेब्राडोर की धारा, कैनरी धारा। इसके बाद देखें पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, फाकलैंड की धारा, ध्यान रखना फाकलैंड की धारा भी अटलांटिक महासागर की और ये ठंडी धारा। इसके बाद बेंगुएला की धारा भी ठंडी धाराएं हैं। इसके बाद अंटार्कटिका की धारा भी जो है वह ठंडी धाराएं हैं। तो 6 ठंडी धाराएं इसमें है, तो यह 2 इसमें ठंडी धाराएं खुदा दिया हुआ है, यानी स्वयं इसमें है। इसके बाद उत्तरी अटलांटिक धारा इसमें गर्म धाराएं हैं। थोड़ा सा हिंद महासागर को ऐड कर लेते हैं, हालांकि इसको करेंगे तो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। हिंद महासागर छोटा है, इसको देख लेते हैं, यानी इसमें धाराएं जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसमें देखें हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी धाराएं देखते हैं। गर्म भी हैं और अस्थायी धाराएं। तो इसमें पहला गर्म धारा जो हिंद महासागर की है, यानी इंडियन ओशन की, तो दक्षिण विश्वती रेखी धारा जलधारा गर्म है। इसके बाद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगुलहास की जलधारा भी गर्म जलधारा हिंद महासागर की। इसके बाद मोजाम्बिक की जलधारा जो है वह गर्म जलधारा है। और इसके बाद हिंद महासागर की ठंडी एवं अस्थायी जलधाराएं देखें तो एक ही इसमें है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो है वह हिंद महासागर की ठंडी एवं अस्थायी जलधारा है, इसलिए इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स है। तो जॉर्जी गोस्पोडिनो की 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के दिया गया? तो ये इसका देखें सही आंसर बी है, टाइम सेल्टेड के लिए। हालांकि इसको अपडेट करना होगा क्योंकि 2023 है और यह देखें 2024 का भी समापन होने वाला है, यानी दिसंबर का जो आज देखें तो 16 दिसंबर इसलिए समापन। ये सारे पुरस्कार भी 2024 में दिए जा चुके हैं। तो 2023 का पूछा था, चूंकि 30 जून तक ये पुरस्कार नहीं दिया गया था, 30 जून के बाद दिया गया, तो इसको अपडेट कर देते हैं। सारे पुरस्कार है आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन जो मेन हम यहाँ चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्षेत्र साहित्य का है। इसमें 2024 का देखें तो जेनी एयरपेन बैक एवं माइकल हाफमैन 2 लोगों को दिया गया, यानी एक उसके अनुवादक हैं और एक जो है वह मूल लेखक हैं। पुस्तक जो है कैरोस के लिए दिया गया 2024 का है। और 23 का ये हमने देखा कि जॉर्जी गोस्पोडिनो ये बुल्गारिया के उपन्यास टाइटल सेल्टेड के लिए दिया गया था, इसको देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो साहित्य क्षेत्र का है 2023 तक का भी दिया गया है, अभी जो है इसका 24 का भी नहीं डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार हम देख सकते हैं, यह है सबसे महत्वपूर्ण। इसमें देखें तो यह आपका है 58वां यानी 58वां 2023 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्यास सम्मान देख लें 2023 का 35वां जो है पुष्पा भारती उनके संस्मरण यादें हेतु दिया गया। सरस्वती सम्मान देखें साहित्य क्षेत्र का 23 का है, 33वां ये भी है। प्रभा वर्मा को उपन्यास रौद्र सातवें के लिए दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र का है 54वां मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया। इसके बाद दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 देख सकते हैं। इसमें तो बिहारी पुरस्कार अक्सर कुछ देता है, इसको देख सकते हैं। बिहारी यानी साहित्य क्षेत्र का है, तो इसमें 22वां 2022 का 32वां डॉक्टर माधव हाडा पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ साके के लिए। इसके बाद देखें तो मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य क्षेत्र का भी है, तो 2019 में दिया गया 33वां विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को आत्मकथा अस्तित्व अस्थि और भौतिक के लिए। ईबल पुरस्कार देखें जो गणित के महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, तो इसमें देखें 2023 के लिए लुइस कैल्फेर्ली अर्जेंटीना अमेरिकी गणितज्ञ हैं। इसके बाद देखें यह आपका है इंदिरा गांधी पुरस्कार देखें तो डैनियल बरेन बोइम और अली अबू अब्बास को दिया गया। यूनेस्को शांति पुरस्कार सारे पुरस्कार को देख सकते हैं, ये सारे पुरस्कार इसमें दिए गए। इस वर्ष आप यहाँ भी देख सकते हैं, सब सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 और इसके बाद मानवतावादी पुरस्कार 2024, सखारो पुरस्कार 2024, 25वां लाल बहादुर शास्त्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 राष्ट्रीय बिरला को। इसके बाद सारी जानकारी को आप देख सकते हैं यहाँ पर। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2018 में दारा सिंह खुराना को, ये सारे पुरस्कार इसमें आप देख सकते हैं। और मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 रिया सिंह का, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ये देख सकते हैं ध्रुव पटेल एकलव्य पुरस्कार। पहला विज्ञान रत्न यानी ये इंपॉर्टेंट है, पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 को दिया गया गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस सारे को आप देख सकते हैं। इसमें जो है पुरस्कार देखना चाहें तो यहाँ पर आपका ये है, इस पर हम चर्चा नहीं करें, पूर्व में इसमें चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं। ये सारे पुरस्कार को आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगला चलते हैं, तो अगला अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, करंट अफेयर से अक्टूबर, बल्कि करंट अफेयर्स नहीं सॉरी, अक्टूबर 1924 हमने 2024 से समझ लिया। अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवाओं का सम्मेलन किस जगह हुआ जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया? तो कानपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी ए इसमें है, तो इसका कानपुर में किया गया। इसी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट जब कर दिया गया था तब इसमें स्थिति बदल गई थी, तो यहाँ पर इसको ध्यान देख सकते हैं, ये कानपुर में किया गया था। इसके बाद 28 नंबर देख सकते हैं। 28 नंबर यह है कि यदि x + y = 7 और 2x - y = 8 तो x - y = बहुत ही आसानी से सवाल कर सकते हैं। इसको इस पर ज़्यादा समय नहीं खर्चा करेंगे, इसमें हो जाएगा a यानी -3 है। 29वां प्रश्न देखते हैं, तो किसी विद्युत बल्ब का यानी इसमें देखें अनुमंतांक 220 वोल्ट है और 200 वाट है, यानी जो इतना लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 200 वाट, तब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति है, या इसमें थोड़ा ट्रक हिंदी कर दिया है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट देन पावर कंज्यूम बाय इट विल बी, यानी 110 वोल्ट पर इसको जब चलाएंगे तो कितनी इसमें जो है शक्ति विद्युत शक्ति खपत होगी, 50 वाट की होगी, इसको देख सकते हैं। अगला देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान, ये भूटान लिख दिया है, भूटान से नहीं मिलती है, तो ये मिजोरम की नहीं मिलती है, जबकि सिक्किम
पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश की मिलती है। यानी जो भूटान है उसमें देखें तो वह भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यानी भारत के 4 राज्य जो हैं वो भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम यहीं पर है। और एक जो आपका असम भी जो है भूटान के साथ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यानी 4 जो है भारतीय राज्य साझा करते हैं। तो यहाँ पर जो मिजोरम नहीं करता है, मिजोरम जो है या आपका म्यांमार के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके बाद बांग्लादेश के साथ यानी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिजोरम करता है, यह म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। चलिए अगला देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न आपका यह है कि इसमें सुमेलित करना है। ये इसमें बहुत आसानी से सुमेलित कर सकते हैं। यानी इसमें देखें सुमेलित करना है तो आपका ये हो जाएगा। यानी इसमें देखें भातखंडे संगीत संस्थान जो ये सही है, यानी सभी इसमें सही करके दिए गए हैं। यानी भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 का है और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 का है। सारे इसमें मैच करके दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखें तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए केंद्र सरकार ने 5 वर्ष की अवधि 2015-16 से 2019-20 से तो कितनी धनराशि आवंटित की थी? तो इसमें देखें 50,000 करोड़ की धनराशि आवंटित की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युग में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं, ध्यान रखना इसमें नहीं पूछा है। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी यानी उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में सही है। इसके बाद देखें ये आपका गलत है, कृषि विज्ञान संस्थान प्रयागराज में नहीं है, ये गलत हो गया। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कानपुर में है। यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में, यदि शुगर की टेक्नोलॉजी कर देता तो लखनऊ में हो जाता, जबकि केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ में सही है और चारागाह एवं चारा जो झांसी में है। और जबकि यह देखें तो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस प्रयागराज में नहीं बल्कि यह BHU वाराणसी में है। चलिए अगला देखते हैं। तो एक नाभिक से गामा किरण उत्सर्जन में, यानी एक नाभिक से गामा किरण उत्सर्जन होगा तब इसमें जो है देखें क्या स्थिति है। तो प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी ये इसमें सही है। यानी कह रहा है, देखा जाए यहाँ पर कह रहा है कि इन गामा रेज इमिशन फ्रॉम न्यूक्लियस केवल न्यूट्रॉन संख्या बदलती है, केवल प्रोटॉन संख्या बदलती है, न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या दोनों बदल जाती है। तो इसमें ये आपका सही रहा। बाकी स्टेटमेंट में दिया है कौन सा सही है, क्या गलत करना है, सही है। यानी प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है देखिए नाभिक में जो आपका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उन्हीं के योगफल से जो होता है आपका जो है वह द्रव्यमान संख्या नाभिक का द्रव्यमान होता है। और बाहर उसमें जो सर्किल में होता है इसमें इलेक्ट्रॉन सर्किल करते हैं यानी गति करते हैं। और सामान्य अवस्था में जब ये न्यूट्रल केस में होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या वहीं रहेगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या घट बढ़ जाती है। तो ये स्थिति बनी। चलिए 35 नंबर देखते हैं। तो इसमें देखें अगस्त 2023 में स्पेस में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने युगल खिताब जीता? तो प्रार्थना थम्बे ने जीता। यह अगस्त 2023 का है। तो आगे देख सकते हैं इसमें 36 नंबर देखें। तो भारत में दुग्ध दिवस के संदर्भ में कथनों में कौन सा कथन सही कह रहा है? तो इसमें देखें यह डॉक्टर बी कुरियन के जन्मदिन मनाया जाता है, सही है। यह प्रतिवर्ष 26 नवंबर मनाया जाता है, ये भी सही है। ध्यान रखिए 26 नवंबर को जो होता है वो आपका यानी संविधान दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि देखें ये 2015 से शुरू किया गया है। 2015 से संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू की इस साल, यानी 26 नवंबर 2024 को जो संविधान दिवस का यह 10वां वर्षगांठ मनाया गया, यानी 10 वर्ष पूरे हो गए संविधान दिवस मनाने के। 2015 शुरुआत की गई थी। तो 26 नवंबर को जो है डॉक्टर कुरियन जी का जन्म दिवस है। इन्हीं दिन जो है वह दुग्ध दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत में देखें तो श्वेत क्रांति जो दूध उत्पादन संबंधित है, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बी कुरियन जी को ही माना जाता है। तो ये दोनों सही है। अगला देखते हैं। अगला 37 नंबर प्रश्न अर्थमेटिक्स या मैथमेटिक्स है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो ये आपका है दो अंकों की एक संख्या की दहाई स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक से 3 कम है। संख्या अंकों के जोड़ के 4 गुने हैं तो अंकों का गुणनफल होगा। इसमें से कोई नहीं है, इसको लगा सकते हैं, बहुत साधारण है, इसमें ज़्यादा समय खर्चा करने की जरूरत नहीं। इसमें देखें एक गेंद 36 से 30 डिग्री ऊपर 80 मीटर प्रति सेकंड गति से फेंकी जाती है। गेंद को समान स्तर पर लौटने में कितना समय लगेगा? 8 सेकंड लगेगा। इसको लगा सकते हैं। इसमें गति दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न देखें। तो वर्ष 1908 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को किस और नाम से जाना जाता है? तो मेहता कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। चलिए इसमें देख लेते हैं। तो 1908 में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वह 24वां था, यानी 24वां जो अधिवेशन किया गया था 1908 में, और यह मद्रास में किया गया था, मद्रास में, और वर्तमान में चेन्नई हो गया है। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष जी थे। और इसकी महत्वपूर्ण या विशेष इसमें क्या था कि कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया था 1908 में, और इसे मेहता कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इसमें ध्यान दें कि 1908 का रास बिहारी घोष ने किया। 1907 का यानी 23वां, इससे पूर्व वाला जो 23वां 1907 में किया गया था सूरत में, उसके अध्यक्ष भी यहीं थे, डॉक्टर रास बिहारी घोष थी। और इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 वाला। उससे पूर्व देखें यानी 22वां 1906 में कलकत्ता में किया गया था। इसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे। इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और उससे पूर्व 21वां देखें 1905 में किया गया था और बनारस में किया गया था। यह बनारस में एकमात्र बनारस में किया गया था 1905 में, और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किए थे। देखें यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण रूप से देखें तो जो उत्तर प्रदेश में देखें तो 9 कांग्रेस के अधिवेशन हुए। उसमें से देखें 3 जो है प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हुए, 3 लखनऊ में हुए, और 3 जो है अलग अलग जगह हुए, जिसमें से अभी हमने देखा कि 1905 में बनारस में हुआ, इसके बाद मेरठ में, और इसके बाद जो आपका है लखनऊ में 3 हो ही चुका है। 3 जो अलग है उसमें बनारस है, मेरठ है और एक कानपुर है। इस पर चर्चा करेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आगे चल देते हैं। इसमें से देखें तो ये संख्याओं के निम्नलिखित प्रतिरूप पर विचार कीजिए, और इसमें कह रहा उपयुक्त प्रतिरूप प्रश्नवाचक यानी जो प्रश्नवाचक है क्या स्थान पर कौन संख्या है 16 इसको देख सकते हैं।
यानी इसमें कुछ करना नहीं, इसलिए इसे देख लेते हैं। इसको घटा देते हैं, इसमें 2 बचेगा और नीचे इसको जोड़ देंगे, संख्या 6 हो जाएगा। इसमें घटा देंगे 5 बचेगा, फिर नीचे जोड़ देंगे 6 5 11। इसी तरह से इसमें घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9, जोड़ देंगे 17 जो, वैसे इसमें से घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 8 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। बहुत साधारण रहा। इसके बाद देख लेते हैं 41 नंबर, कला निम्नलिखित में से कौन सा देश भूबद्ध देश नहीं है? तो बेलारूस में भूबद्ध नहीं है। इसमें देखें यानी भूबद्ध देश पूछ रहा है, यानी जो भूमि से बद्ध देश है बेलारूस है, जबकि जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड भूबद्ध नहीं है, बल्कि बेलारूस जो भूबद्ध है। तो यूरोप में जो भूबद्ध स्थल रूप देश उसमें देखें तो आपका जो है ऑस्ट्रिया है, यानी ऑस्ट्रिया भूबद्ध है, वेटिकन सिटी है, बेलारूस सहित कुल 14 देश जो है वो स्थलरूप या भूबद्ध हैं, जबकि जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड भूबद्ध नहीं, यानी इनके आसपास भूमि नहीं है बल्कि जल भी है, इसलिए भूबद्ध नहीं है। और इसमें ध्यान दें कि दक्षिण पूर्व एशिया जो है उसमें भूमध्य एकमात्र देश देखें तो लाओस है, लाओस जो है भूमध्य है, यानी इसको भूमध्य या स्थलरूप कर सकते हैं। और देखें दक्षिण अमेरिका में जो है मात्र 2 ही देश स्थलरूप भूमध्य, जो कि एक बोलिविया है, दूसरा पराग्वे। पिछला पीटी एग्जाम 2023 में पूछा था, इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 42वां प्रश्न देखते हैं। यह है, हाल ही में किस संस्था ने पानी के प्रदूषकों को हटाने के लिए स्थूल, सूक्ष्म, आयनिक कार्बनिक पदार्थ विकसित किया है? तो IIMER पुणे ने, यानी IISER पुणे ने किया है। विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप्ड माइक्रो पोरस आइकॉनिक ऑर्गेनिक मटेरियल टू रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम वाटर? यह IISER पुणे ने किया है। 43 देखते हैं। तो आपका यह प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालक्रम की पहचान कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। तो पहले जो बना है इनमें आंध्र प्रदेश बना है, फिर इसके बाद हरियाणा बना है, और इसके बाद फिर देखें तो हिमाचल प्रदेश है, और अंतिम में सिक्किम बना है। यानी सिक्किम देखें तो यह 1975 में जो भारत में ये इसका पूर्ण रूप से राज्य के रूप में इसका मतलब सिक्किम आया है। जानकारी देख लेते हैं। तो भारत राज्य और राजधानी को यहाँ देख सकते हैं कि भारत के जो 28 राज्य हैं उनकी राजधानी क्या है। तो इसमें जो पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उसकी राजधानी इसमें महत्वपूर्ण जाती है, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखें तो महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर, ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला कांगड़ा जिला में है। केंद्र शासित प्रदेशों को देखना चाहें तो 8 हैं, और इसमें महत्वपूर्ण है देखें तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को राजधानी जो है हैदराबाद, प्रथम राज्यपाल और मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर को देखें तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, जो 30 अक्टूबर 2024 से लागू हुआ, यानी उसका जो 31 अक्टूबर 2019 से जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इसमें जम्मू कश्मीर प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल राकेश माथुर थे। अगला देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चैती लिखा है रोहिलखंड से, ये सुमेलित नहीं है, जबकि कजरी अवध से, बिरहा पूर्वांचल से, आला जो है बुंदेलखंड से है, चैती रोहिलखंड से नहीं है। इसको शुरू के प्रश्न में हमने देख लिया था, इसलिए यहाँ पर इसको ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। आगे देख लेते हैं 45वां प्रश्न। निम्नलिखित में से इनमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, यहाँ पे ध्यान देना नहीं पूछ रहा है। तो जिला एक उत्पाद, इसमें संबल देखें पुदीना सही है, मैनपुरी लहसुन के लिए सही है, प्रयागराज अमरूद के लिए सही है, ललितपुर टमाटर के लिए नहीं है। इसको थोड़ा अपडेट कर देते हैं। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं का कार्यक्रम, यानी जिले का नाम, उत्पाद, यहाँ सारे को देख सकते हैं। इसमें ललितपुर को मैं देखना है, सारे आप इसमें देख सकते हैं कि जो एक जिला के उत्पाद के रूप में ये सारे हैं। यानी इसमें देख सकते हैं कि जो ललितपुर है वो जरी सिल्क साड़ी जो है यहाँ का जो है ODOP के लिए है, और ये सारे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो आपके हैं जिले, तो ये जो है इसमें दिए गए हैं। और यहाँ देखें एक जिला एक खेल योजना के अंतर्गत भी इसको आप देख सकते हैं कौन कौन से जिले में एक जिला एक खेल है, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी इसमें दिया गया है। इस प्रकार से हमने ललितपुर को देख लिया कि टमाटर के लिए नहीं है। इसके बाद 46वां प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं, इसमें भी नहीं पूछ रहा है। तो पशु प्रजाति भेड़ जो है इसकी प्रजाति मारवाड़ी नहीं है, बल्कि भैंस की देखें तो मुर्रा है, बकरी की बरबरी है, गाय की गंगातीरी है, लेकिन भेड़ की प्रजाति मारवाड़ी नहीं है। 40वां प्रश्न देखते हैं। तो यदि मुंबई के लिए यह कुट शब्द है तो दिल्ली के लिए क्या होगा? तो इसका सही आंसर भी है, यानी यह होगा। लेकिन में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी इसमें देखिए ज़्यादातर नहीं पूछ रहा है, इसलिए पढ़कर ही इसको ध्यान देना है। सूफी वस्त्र केंद्र और राज्य, भीलवाड़ा राजस्थान में है, यानी सूफी वस्त्र केंद्र याद रखना है। शांगली महाराष्ट्र में, हिसार देखें तो हरियाणा में, मध्य प्रदेश में नहीं है, यह हरियाणा है। और फगवाड़ा पंजाब में है। 49 नंबर देख लेते हैं जल्दी से। इसमें सूची है, सूची फर्स्ट में अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है और अम्ल है, इसको मैच कराना है। तो दही में देखें तो लैक्टिक अम्ल है, और इसके बाद देखें चींटी के डंक में तो मेथेनॉइक अम्ल है। इसके बाद देखें टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल है, और सेब में देखें तो मैलिक अम्ल है, यानी ये इसका सही है। आखिरी प्रश्न को जल्दी से देख लेते हैं, काफी लंबा वीडियो हो गया। हैदराबाद का प्रथम निजाम कौन था? तो आसफ शाह फर्स्ट जो है हैदराबाद का प्रथम निजाम था। थोड़ा सा यूपी स्पेशल के लिए अपडेट कर लेते हैं। तो देखें अवध के नवाब में, तो अवध का जो देखें तो सादत खां उपाधि बुरहान उल मुल्क ने अवध राज्य की स्थापना की, यानी जो यदि अवध का प्रथम नवाब पूछेगा या संस्थापक पूछेगा तो यही इसको देख सकते हैं। सारे नवाब यहाँ आखिरी हम देखा जा सकता है, ये सारी जानकारी यूपी स्पेशल के लिए हमने अपडेट कर दिया। आगरा की स्थापना को देख सकते हैं, आगरा की स्थापना जो है 1504 के अंदर 2 दिन की थी, इसके बाद सारी जानकारी इसमें है। इसके बाद 1857 क्रांति में देख सकते हैं कि जो स्थान है और नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं, इन स्थानों पर जो है वो कौन कौन से रहे हैं नेतृत्व किए। जैसे लखनऊ में देखें तो बेगम हजरत महल नेतृत्व की थी, कानपुर में देखें तो ये आपकी जो है नाना साहब मुख्य संचालक तात्या टोपी जी थे, बरेली में खान बहादुर खां जी थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला थे, इलाहाबाद में मौलवी लिकायत थे, कालपी में तात्या टोपी जी थे, मथुरा में देवी सिंह थे, मेरठ में कदम सिंह थे, और बागपत में शामिल थे। ये सारी जानकारी यूपी स्पेशल महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें हमने पूर्व में चर्चा कर लिया। तो उत्तर प्रदेश में 1947 संपर्क कांग्रेस के देखें कुल 9 है। तो इलाहाबाद में 3 आपके होंगे, प्रथम से लेकर के 3 इसमें है। लखनऊ में भी 3 है, और इसके बाद 3 जो इसमें देखें कानपुर है, इसके बाद आपका बनारस और मेरठ है।
लेकिन यहाँ देखा जा सकता है आखिरी में मेरठ जो है 19 यानी उत्तर प्रदेश में आखिरी और शुरू को कहा जा सकता है। 1946 देखें तो मेरठ जबकि कृपलानी जी थे और 1937 लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू जी थे। यानी 3 लखनऊ में, 3 प्रयागराज इलाहाबाद में, 3 अन्य जगह देखें तो इसमें वाराणसी होता है, मेरठ होता है और जो आपका है कानपुर है। जानकारी ऐड करना चाहें तो प्राचीन काल में कन्नौज को कानीकुंज के नाम से जाना जाता था। अयोध्या का प्राचीन नाम अयोध्या था, ये भी याद रखना है अयोध्या के बारे में, और ये कानीकुंज यानी कन्नौज के बारे में है। इसके बाद ये भी देखना चाहें, देख सकते हैं कि काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारियों में फांसी कहाँ दी गई, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाकुल्ला खां फैजाबाद जेल में, ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद प्रयागराज या नैनी जेल में। इसके बाद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को उत्तर प्रदेश की गोंडा जिले में फांसी दी गई। सभी जानकारी इसमें दिखा सकते हैं। आखिर में थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, हालांकि अंक तो समाप्त हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल प्राकृतिक क्षेत्र देखें 20 है, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 है। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार औसत क्रियाशील जोताकार 0.73 हेक्टेयर है, भारत में 1.08 हेक्टेयर है। शस्य घनता वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में देखें तो यह 155.89 है 2012 तरीके से। भारत की कुल भूमि का 15% कृषि भूमि उपलब्ध है, भारत की कुल कृषि भूमि का 10.34% है। कुल सिंचित क्षेत्रफल यह है, सकल सिंचित क्षेत्र यह है, और सारी जानकारी इसमें दी गई है, इसको देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का किसमें स्थान प्रथम है देश में, किसमें द्वितीय, ये सारी जानकारी इसमें है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।